यह वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 पहले देख लें, उसके बाद वीडियो नंबर 2 देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल का 4 क्या है? एग्जाम्पल का 4 है डी एक्स बाई एक्स इंटू एक्स पे पावर n प्लस 1, इतना इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो, पार्शियल फ्रैक्शन अभी तुम नहीं लगा सकते हो जब तक सब्स्टिट्यूशन ना लगाओ। तो ऐसा करो, x पे पावर n प्लस 1 को कुछ मान लो z, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको 1 मान लेते हैं। अब मानते हैं कि माना x टू दी पावर n प्लस 1 को कुछ मान लिए z। चलो, इस x प्लस 1 को जब z मानोगे और डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा? देखो डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों ओर अवकलित करने पर, दोनों ओर अवकलित करने पर, दोनों ओर अवकलित करोगे तो x पे पावर n का डिफ्रेंशिएशन जो होगा n आगे आ जाएगा, x टू दी पावर n माइनस 1, x का dx और z का dz, इतना हो गया। यहां से dx का वैल्यू कितना होगा? यहां से dx का वैल्यू होगा dz बटा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ जो वैल्यू है वो dx बाई एक्स है, ठीक है। या फिर चलो समीकरण 1 में, चलो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, अच्छा अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या बोलोगे? आई बराबर dx है, dx को क्या लिख सकते हो? dz बटा n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, ठीक है। यही है dx के जगह पर लिखे हैं। लेकिन उसके बाद और क्या है? बटा में देखो और क्या है? x गुना x पे पावर n प्लस 1, x पे पावर n प्लस 1 को हम क्या मान चुके हैं? z मान चुके हैं। लेकिन अभी भी देखो, इसमें चीज़ें जो हैं x के रूप में भी हैं, ठीक है। तभी फिर से और बदलना पड़ेगा, dz बटा n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 में गुना करोगे x पे पावर 1 तो बनेगा कितना? x पे पावर n माइनस 1 और उसमें गुना कर रहे हो x पे पावर 1, तो ये देखो बेस दोनों का सेम है, आधार सेम है, गुना हो रहा है तो पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो पावर जुटेगा तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 1 यहाँ है और यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो x टू दी पावर n। x टू दी पावर n का वैल्यू क्या रख सकते हो? देखो यहाँ x पे पावर n का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना होगा? z माइनस 1 होगा। ऐसा करो, इसको सेकंड मान, ठीक है, z माइनस 1 होगा, तो इसका वैल्यू रख लो। x पे पावर, इसको लिख सकते हो क्या? x पे पावर n गुना ये वाला z। अब बोलो इसका वैल्यू क्या रखोगे? ऊपर हो गया dz, i1 बटा n कांस्टेंट है, बाहर कर लो। x पे पावर n को क्या लिखोगे? z माइनस 1, कहाँ से? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से x पे पावर n का वैल्यू z माइनस 1 होगा, इंटू क्या हो गया? z। आगे समझ फिर से, ठीक है। ये कहाँ से हुआ? समीकरण 2 से x टू दी पावर n का वैल्यू क्या हुआ? z माइनस 1 हुआ, यही हो गया, ठीक है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, चाहे हीट एंड ट्रायल मेथड लगा लो, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे बोलो? 1 बटा n डायरेक्ट कर देते हैं। एक फैक्टर है z और एक फैक्टर है z माइनस 1, तब बड़ा कौन है? z बड़ा है और z माइनस 1 छोटा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? z में अगर z माइनस 1 घटा दो, z में अगर z माइनस 1 घटाओगे तो आएगा कितना? z में अगर z माइनस 1 घटाओगे तो माइनस z, तो प्लस z और माइनस z कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1, ऊपर 1 है भी, देखो 1 ही है ऊपर, ठीक है। बाई नीचे क्या है? z माइनस 1 इंटू z, और यहाँ dz। हीट एंड ट्रायल मेथड लगा लिए। अब पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तब क्या करोगे? मानोगे, किसको मानोगे? 1 बाई z माइनस 1 इंटू z को मानोगे क्या? a बाई z माइनस 1 प्लस b बाई z, और फिर a और b क्या करोगे? फाइंड करोगे। लेकिन यहाँ तो हीट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे ही हो रहा है आसानी से, तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन वाला चीज हो तो रहा है पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन डायरेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। यही इंटीग्रेशन का साइन है ना, ठीक है। इसका होल dz। अब अलग अलग फ्रैक्शन में बदल दो, क्या लिखे? आई बराबर पहले तो 1 बटा n बाहर है, बाहर क्या है? 1 बाई n, सही है।
ये जेड बटा पूरा करोगे तो क्या होगा, 1 बटा जेड माइनस 1 होगा, ठीक है, इतना होगा। और फिर बीच में माइनस जेड माइनस 1 बटा पूरा करोगे तो क्या होगा, 1 बाई जेड होगा, इसका होल डी जेड। आ गया समझ में, ठीक है। ये 1 बाई एन हो गया, अलग अलग इंटीग्रेशन करो तो 1 बाई जेड माइनस 1 का लॉग ऑफ जेड माइनस 1, बीच में माइनस, फिर लॉग ऑफ मोड जेड प्लस सी, ठीक है। अब जेड का वैल्यू रख दो, देखो यहाँ जेड का वैल्यू, जेड का क्या लिखे, अच्छा पहले इसको एक में मिला सकते हो ना, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन को क्या लिखोगे, लॉग एम बटा एन, एम बटा एन यही होगा ना, ठीक है। इसको हटा देते हैं प्लस सी। अब जेड का वैल्यू रख दो, जेड का वैल्यू रखो, अच्छा जेड माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से देखो जेड माइनस 1 का, जेड माइनस 1 का एक्स टू द पावर एन, ठीक है, तो यहाँ लिख दो एक्स टू द पावर एन, सही है, बटा जेड है, जेड का वैल्यू क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 और प्लस सी, यही आंसर होगा इस सवाल का। इस सवाल में हम किए क्या, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 जो है वो लीनियर नहीं है, रैखिक बहुपद नहीं है, तो इसको हम रैखिक में बदलने के लिए दोनों फैक्टर रैखिक में हो जाए, इसीलिए हम क्या किए, सब्स्टिट्यूशन लगाया। तो एक्स टू द पावर एन प्लस 1 को हम जेड मान लिए, जेड माने, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किए, और फाइनली देखो यहाँ जेड माइनस 1 लीनियर और जेड भी लीनियर है, दोनों लीनियर में आ गया। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड अपना लिए, लेकिन यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन को भी हम डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल मेथड से कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। अच्छा इसी पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का, एक्सरसाइज का, ये तो एग्जाम्पल का 4 था, एक्सरसाइज का 7 का 1, 2, 3 और 4 ये चारों इसी पर है, इसी बेस्ड पर है। तो हम सिर्फ सवाल आप लोगों के लिए लिख देते हैं, घर में बना लीजिएगा। एक्सरसाइज का देखो 7 क्या है, एक्सरसाइज का 7 का 1, 7 का 1 है dx अपॉन x इंटू एक्स पे पावर 5 प्लस 1, इतना है। अच्छा सेम इसी के जैसा है, देख लो, अभी लीनियर नहीं है, x पे पावर 5 प्लस 1 में डिग्री 5 है, इसको लीनियर बनाने के लिए x पे पावर 5 प्लस 1 को क्या मानोगे, जेड मानोगे, और सेम उसी तरीके से बनाओगे। तो इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था 1 बाई एन, तो इसमें आएगा 1 बाई 5, यही एन। इसके बाद और क्या आया था, लॉग ऑफ, ठीक है, यही आया था। और छोटा वाला चीज ऊपर आया था, क्या आया था ऊपर, x, और नीचे आया था x पे पावर n प्लस 1, इतना ही आया था, प्लस c। इसमें भी वही आएगा, क्या आएगा, लॉग x ऊपर आएगा और नीचे आएगा x पे पावर 5 प्लस 1 प्लस c, यही आंसर होगा। तो सवाल नंबर 7वां का दूसरा क्या है, 7 का सेकेंड क्या है, इतना है, ऊपर है dx और नीचे है x इंटू एक्स पे पावर 6 प्लस 1। बनाओगे तो वैसे ही जैसे इस सवाल को बनाए थे, x पे पावर n प्लस 1 को क्या माने थे, जेड। इस बार किसको मानना, x पे पावर 6 प्लस 1 को तुम मानना जेड, और सेम उसी तरीके से बना देना, जहां जहां n रहेगा वहां वहां तुम 6 लिख देना, ठीक है, सही है, ठीक है। तो इसको बनाओगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 बाई एन, एन का मतलब 6 लॉग ऑफ x ऊपर और नीचे x पे पावर 6 प्लस 1, यही आंसर होगा। तीसरा सवाल, तीसरा है तुम्हारा 7 का थर्ड एक्सरसाइज का, ऊपर है dx, नीचे x इंटू एक्स पे पावर 4 माइनस 1, इतना है। हाँ ऊपर x पे पावर n आया था, ठीक है, x पे पावर n, इसमें भी होगा x पे पावर 5, इसमें भी x पे पावर 6, ऐसे ही आएगा। चलो इसका जब करोगे तो देखो सबसे पहले 1 बाई एन, 1 बाई 4 आएगा, और क्या आएगा, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ, इस बार जरा गौर से देखो, यहाँ माइनस है, प्लस है नहीं, माइनस है, तो छोटा वाला चीज ऊपर आया था, तो देखो इसको छोटा इस बार मानो, एक्स पे पावर 4 माइनस 1 ऊपर आएगा और नीचे एक्स पे पावर 4 आएगा और प्लस सी, यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 7 का 4, 7 का 4 में ऐसा है, ऊपर है dx और नीचे x इंटू एक्स पे पावर 4 प्लस 1, ऐसा। तो ये तो सेम इसी के जैसा है, देखो इसका आंसर क्या आएगा, 1 बाई 4 लॉग ऑफ छोटा वाला चीज x पे पावर 4 ऊपर, नीचे x पे पावर 4 प्लस 1 और प्लस c। तो उम्मीद करते हैं जैसे इस सवाल को हम बनाएं वैसे ही चारों सवाल आप लोग एक्सरसाइज का 7 का बना लोगे, ठीक है, हो गया। बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का 1, उसी तरीके पे एक्सरसाइज का 8 का 1 क्या है, इसका वैल्यू निकालना है, dx अपॉन e टू द पावर x माइनस 1। पहले भी तुम कर चुके हो इसको,
पहले भी इस सवाल को बना चुके हो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन करके। अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अपनाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी इनडायरेक्टली तुम लगा लियो, पता नहीं चला लेकिन लगाए हो, ठीक है। तो तुम कैसे करो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, कब लगाएं? तो सबसे पहले एक चीज ये सोचो ना कि यहाँ तो एक ही चीज है e⁻x -1 है। तो अगर e⁻x -1 को कुछ तुम z मान लो, देखो सबसे पहले तो इसको 1 मान लो, इसको i मान लो। तो हम कंसंट्रेट बस सिर्फ इसी पे करेंगे कि हमको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से बनाना है। पहले वाला मेथड अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। तो e⁻x -1 को तुम सबसे पहले मान लो कि माना लेट e⁻x -1 को कुछ मान लो z। अगर z मानोगे तो दोनों ओर डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले, तो दोनों ओर अवकलित करने पर, या फिर लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x x का dx, 1 का तो 0 होता है, z का dz। अब बस यही सब्सटीट्यूट कर दो, वैल्यू ला के रख दो कहाँ 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ z e⁻x -1 एंड dx इन इक्वेशन 1। उतना लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। तो i का वैल्यू क्या होगा, ऊपर कितना है dx, लेकिन बोलो dx का वैल्यू यहां से निकाल लोगे क्या? देखो ना यहाँ से dx का वैल्यू कितना आएगा dz बटा e⁻x। तो लिख देते हैं dz बटा e⁻x। कुछ नहीं किया, इस dx का वैल्यू यहाँ से निकाल के रखे हैं। आगे समझ में। उसके बाद क्या है e⁻x -1, जिसका वैल्यू क्या है z है, ठीक है, आ गया। लेकिन अभी देखो ये चीज dz है, तो इसमें x वाला चीज क्या कर रहा है, फिर से हटाओ इसको, क्या लिखोगे, ये dz को dz रहने दो, e⁻x को देखो 1 से, सेकेंड से हटाओ, e⁻x को क्या लिख सकते हो e⁻x का z +1। तो यहाँ पर e⁻x की जगह पर रख दो z +1 इंटू z। आगे समझ में, ये कहाँ से रखे हैं फ्रॉम सेकेंड, e⁻x का वैल्यू जो है वो क्या है z +1 है। नहीं आया समझ में? यहाँ e⁻x का वैल्यू इतना रखे हैं, कहाँ से रखे हैं वो, इससे। अच्छा ये तो समझ में आ गया, ठीक है, इसी का वैल्यू रखे ना e⁻x का, ठीक है। यहाँ पर dx का वैल्यू क्या था dz बटा e⁻x, इसी को मान लो थर्ड, ठीक है। आगे समझ, ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, खुद से करना तब समझ में आ जाएगा। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड डिटेल कर दो, नहीं तो फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से तो दिख ही रहा है। बड़ा कौन है z +1 की z, एक ही का अंतर है, z +1 और z में एक का अंतर है। तब बड़ा में से ही छोटा घटा दो ना, बड़ा में से छोटा घटाओगे तो कितना बचेगा 1, और ऊपर है भी कितना 1, मेंटेन रहेगा। z +1 में z घटाओगे तो z से z कैंसिल, 1 नहीं बचेगा ना, और नीचे कितना है z +1 इंटू z। देखो हीट एंड ट्रायल मेथड से जब होता है तब पूरा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड डिटेल से करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदल दो पार्शियल फ्रैक्शन में। तो अब बताओ i का वैल्यू क्या आ जाएगा, z +1 बटा पूरा कितना होगा 1 बटा z, माइनस z बटा पूरा करोगे तो z से z कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बटा z +1, यही होगा, और फिर dz, ठीक है, हो गया। अब 1 बटा z का इंटीग्रेशन log ऑफ मोड z माइनस log ऑफ z +1, यही है प्लस c। अब बताओ log m माइनस log n का वैल्यू log m बटा n, आ गया होगा समझ में। अब z का वैल्यू यहाँ रख दो जो माने थे। तो देखो z को क्या माने थे, z माने थे e⁻x -1 बटा है z +1। तब बताओ ना -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, तो z +1 का वैल्यू e⁻x प्लस c। या तो तुम ऐसे ही छोड़ दो, और नहीं तो फिर log m माइनस log n पे निकालोगे तो आंसर फिर दूसरे रूप में आएगा, ठीक है। कैसे आ सकता है, हम चल बताया था, क्या इस रूप का था, क्या था इतना। अगर यहां पर n के जगह पे 1 हो जाए, देखो n जब 1 हो जाए तब तो इतना में बदल जाएगा। अरे बताओ ना, अभी तो बताया कि 1/x इंटू x पे पावर n +1 का वैल्यू इतना था 1 बटा n log ऑफ x पे पावर n ऊपर और बटा x पे पावर n +1, इतना ही था ना। तो अगर n के जगह पे 1 हो जाए तो इसका वैल्यू फिर क्या होगा, फिर उसी फॉर्मूला पे लगेगा, कितना होगा 1 बटा n का मतलब 1 log ऑफ x पे पावर n बटा x पे पावर n +1,
यही होगा, ठीक है, सही है ना, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ जेड हो तब तो जेड होगा, अगर जेड रहेगा तब क्या होगा, जेड। देखो तो वही है क्या, यहाँ एक्स के जगह पे जेड हो जाएगा ना, देखो तो वही है, यहाँ देखो तो, देख लो, तो फिर वैल्यू तो इतना ही आना था, देखो आया था इतना, बिल्कुल आया, ठीक है, ठीक है। लेकिन इतना देखो मत, डायरेक्ट सवाल बना दो, ठीक है, उतना ऑब्जर्व मत करो कि उसी पे है कि नहीं है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड इसी के जैसा है, अभी जो बताया 8 का फर्स्ट अभी बताए थे, 8 का सेकेंड क्या है, ऊपर है e⁴x dx और नीचे है 1 + e⁴x इंटू 2 + e⁴x। अच्छा देखो इसमें करना क्या है, कौन सा मेथड अभी पढ़ना है, बोल रहे हैं कि पहले सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में बदल पाओगे। तब पहले तुम सोचो कि dx के साथ है क्या, e⁴x किसका डेरिवेटिव होता है, e⁴x का। तो अगर हम e⁴x को z मान लें, e⁴x को अगर z मान लेंगे तो तुम खुद बता दो कि डिनोमिनेटर कितना में बदल जाएगा, 1 + z में। e⁴x को z माने और ये किस में बदल जाएगा, 2 + z में, और e⁴x dx किस में बदल जाएगा, dz में। नहीं समझ पाए, हम किसको माने, e⁴x को z माने हैं, मानने पर इसका डेरिवेटिव कितना होगा, e⁴x dx का वैल्यू क्या होगा, dz। ऐसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो ब्रैकेट में लिख के, हो जाएगा, सही है ना। अब बताओ इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसमें और इसमें अंतर 1 का है, देखो ना, इसमें 1 जोड़ दोगे तब बड़ा कौन है, 2 + z, और छोटा कौन है, 1 + z। तो बड़ा में 2 + z में घटाना किसको, छोटे वाले को, z + 1 को या 1 + z को, जो भी बोलो, घटाओगे तो क्या बचेगा बताओ, इसमें ही घटाओगे तो -z और +z कैंसिल, आई -1 बचेगा, यहाँ 2, तो बचेगा ऊपर क्या है 1, और ऊपर 1 है भी। समझ गए बात को, कि दिक्कत है, हाँ वैसे ही लिखे, ठीक है। लेकिन ये फाइनली होगा पार्शियल फ्रैक्शन में ही बदलेगा, ये होगा तो वही ट्रांसफॉर्मेशन लगाए जरूर है, लेकिन हो रहा है पार्शियल फ्रैक्शन ही, ठीक है, यही है ना। फिर अलग अलग करोगे, तो अलग अलग करोगे तो इतना बटा पूरा क्या होगा, 1/1 + z माइनस 1/2 + z का होल dz। अब बता दो, डायरेक्ट कर दो, लॉग ऑफ क्या होगा इसका, 1 + z माइनस लॉग ऑफ 2 + z प्लस c, बोलो एक लॉग में मिला दो, लॉग ऑफ 1 + z बटा 2 + z प्लस c। अच्छा ये सब बता चुके हैं हम, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब z का वैल्यू रख दो, क्या होगा z का वैल्यू, तो 1 + e⁴x बटा 2 + e⁴x प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। कर लो इसको आई मान लो, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 10 का सेकंड, इसमें भी e⁴x जैसा है, 10 का सेकंड है, 10 का सेकंड, ठीक है। तो इसको तो पहले इक्वेशन 1 मान लो, मान लेते हैं 1, ठीक है। देखो e⁴x है, e⁴x को कुछ मानो, तो माना e⁴x = z, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे, देखो z जैसे ही मानोगे तो 1 + 3z हो जाएगा, अब +2z² हो जाएगा। अरे e⁴x का होल स्क्वायर ये है क्या, z² हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। तो e⁴x को z मानोगे तब क्या लिखोगे, दोनों ओर अवकलित करने पर, दोनों ओर अवकलित करने पर, अवकलित करोगे तो बताओ क्या होगा, e⁴x का e⁴x dx बराबर dz। और अब इसी वैल्यू को कहाँ रखोगे, इक्वेशन 1 में। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से i का वैल्यू क्या होगा, i, बताओ dx का वैल्यू क्या होगा, dx का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, कितना होगा, dz बटा e⁴x, यही होगा ना। लेकिन बोलो dz बटा e⁴x है, e⁴x का वैल्यू क्या था, z था, तो यहां रख दो, मतलब dx का वैल्यू क्या आ गया, dz बटा z, ठीक है। आगे समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो i बराबर सारा का सारा z में होना चाहिए ना, ठीक है। तो dx को क्या लिखें, dz बटा z, सही है। अब बाकी गुना में रहेगा ना, तो गुना में क्या रहेगा, 1 + 3z प्लस 2z², यही है ना, ठीक है। तो इसको तुम क्या करोगे, ये dz है और नीचे क्या है, z इंटू ये कितना है 2z² प्लस 3z प्लस 1। अब इसको गुणनखंड करना इसका,
मध्य पद को दो पदों में बांटना, याद है ना। तो बड़ा सिंपल है, 2 और 1 में टूटेगा। 2z प्लस जेड जोड़ के कितना होगा 3z, और 2z और z को गुना करोगे कितना होगा 2z स्क्वायर, 2z स्क्वायर। अब देखो ये 1 का गुना 2z स्क्वायर से आ जाएगा 2z स्क्वायर, तो किसमें स्प्लिट होगा 2z प्लस z में टूटेगा। लेकिन वो डायरेक्ट यहाँ डिटेल मत करना, तुम रफ में करके डायरेक्ट गुणनखंड का जो वैल्यू आएगा वही रखना, फैक्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिखना। तो यहाँ लिखना है 2z स्क्वायर प्लस कितना है 3z प्लस 1, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर पता है तो, ठीक है। लेकिन हम डिटेल कर देते हैं 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस z प्लस 1, यहाँ से ही दोनों कॉमन लो, 2z कॉमन तो बचेगा z प्लस 1, तो क्या बचा आ गया समझ में। अब बस यही वैल्यू डायरेक्ट रख लो, ठीक है। तो क्या रख दें यहाँ रख दें, यहाँ है अच्छा इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। तो कितना हो गया 1/z इंटू जेड प्लस 1, अरे इसके जगह पर रखना है z प्लस 1 इंटू 2z प्लस 1 और dz। अभी देखो 3 फैक्टर आ गया, बोलो हम बोल रहे हैं जेड को 1 कैसे लिखें, यहाँ गुणनखंड कर देना तो 1 लेगा नहीं नीचे वाला इसमें ये 1 कैसे लिख दिए। अच्छा यहाँ dz है ना, तो dz को एकदम अलग कर दिए एक अपने मन से, ये dz छोड़ के क्या बचेगा 1 बटा इतना, अरे 1 में इससे गुना करोगे तो dz नहीं होगा, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ना, ठीक है। तो बताओ 1 बटा इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से इस बार नहीं कर पाओगे, मानोगे, क्या करेंगे मानोगे, तो क्या मानोगे बताओ। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसको सबसे पहले क्या मान लो सेकेंड, आई बराबर उतना हो सेकेंड है, तो सबसे पहले क्या कर लो माना। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए 1 बटा जेड इंटू जेड प्लस 1 इंटू 2z प्लस 1 बराबर a बाई जेड प्लस b बाई जेड प्लस 1 प्लस c बाई 2z प्लस 1, यही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से a b c का वैल्यू निकाल लो, तो दिस इम्प्लाई 1 बराबर बटा में क्या आएगा z इंटू जेड प्लस 1 इंटू 2z प्लस 1, वीडियो में आ रहा है देखो तो कि कट रहा है, आ रहा है पूरा ना, ठीक है। चलो इसके बाद क्या करोगे एलसीएम, z इंटू जेड प्लस 1 इंटू 2z प्लस 1, एलसीएम लोगे ना, कितना होगा ये इंटू जेड प्लस 1 इंटू 2z प्लस 1 प्लस b इंटू भिन्न का जोड़ कर रहे हैं z इंटू 2z प्लस 1 प्लस कट जा रहा है, अच्छा ठीक ऊपर करेंगे ना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डायरेक्ट कर दें एबीसी, निकाल लें डायरेक्ट निकाल लें, ठीक है। डिटेल नहीं करते डायरेक्ट निकाल, ये तुम निकालने आता है ना, निकालने के लिए बता तो दिए, डायरेक्ट कर देते इस पर, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से a का वैल्यू जो होगा a का, इससे a का वैल्यू कितना होगा, ये px बटा qx पहले रख दो, ठीक है। px बटा qx, a का वैल्यू जो होगा वैल्यू ऑफ 1 बटा इतना, किसका 1 बटा रख दिए, z को छोड़ के बाकी दो को लिखो, z प्लस 1 इंटू 2z प्लस 1, ठीक है, लिख दिए z प्लस 1 इंटू 2z प्लस 1, इसी का वैल्यू निकालेंगे तो ये निकलेगा कब, यहां लिख दो जब वेन z इक्वल टू 0, जिस समय पहला फैक्टर को 0 के बराबर करोगे ना, उसी z पर इसका वैल्यू निकालना तो a का वैल्यू निकलेगा। अब कैसे आया थोड़ी देर के बाद हम बता देते हैं कि कैसे आया। z इक्वल टू 0 रखो, बोलो z इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू वही a का वैल्यू देगा, तो z का वैल्यू 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 आई बन जाएगा 0 प्लस 1, तो यहाँ वैल्यू आ गया डायरेक्ट 1 बटा 1 यानी कि 1 आ गया। अच्छा b का वैल्यू निकालना है, b बराबर, तब b किसका वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ, देखो b के बटा में क्या है इतना ना, इतना, तब पहले ये लिखो px बटा qx लिखो, इसको छोड़ के z प्लस 1 को छोड़ के, तब 1 बटा z इंटू 2z प्लस 1, तब 1 बटा z इंटू
2z प्लस 1, इसका वैल्यू निकालेंगे। कब निकालेंगे? जब जिस समय z प्लस 1 0 है, जिस समय z प्लस 1 0, यानी कि जेड बराबर -1, z बराबर -1, तो z बराबर -1 रखो इसमें और उसका वैल्यू निकालोगे तो b का वैल्यू निकलेगा। तो 1/z का वैल्यू -1 इंटू 2 इंटू -1 प्लस 1 कितना होगा? -1, तो वैल्यू ओवरऑल 1। अरे माइनस माइनस प्लस तो 1 ही आएगा ना। अच्छा c का वैल्यू निकालो, तो c का वैल्यू कितना होगा? वैल्यू ऑफ 1 बटा यहाँ से इसका वैल्यू किसको हटाओगे? 2z प्लस 1 को, तो क्या होगा? z इंटू जेड प्लस 1, z इंटू जेड प्लस 1। कब? इसको मिटा देते हैं जिस समय ई 0 हो, वेन 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, जिस समय दैट इज z कितना? -हाफ रखो यहाँ, z का वैल्यू c देगा, तो 1/z का वैल्यू -हाफ इंटू जेड का वैल्यू -हाफ प्लस 1। तब बोलो ये हो गया 1 बटा -हाफ, -हाफ में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? +हाफ। अरे भिन्न का जोड़ कर लो, तो -हाफ में हाफ गुना करोगे तो कितना होगा? -1/4, और ऊपर चला जाएगा तो कितना? -4। नहीं समझे? 4 नीचे तो ऊपर चला जाएगा। आगे समझ में? ABC निकल गया, इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा? इसको मान लो 3, इसीलिए किसका वैल्यू? 1 बाई इतना। ऐसा कर लो ABC का वैल्यू निकल गया ना। ठीक है, डायरेक्ट कर ले हम लोग दूसरा से। ठीक है, अब इतना छोड़ो, रहने दो। अब 3 से इसका वैल्यू क्या होगा? 1 बटा जेड इंटू जेड प्लस 1 इंटू 2z प्लस 1 बराबर क्या होगा? a बटा जेड। तो a बटा जेड ए का वैल्यू निकाल चुके क्या? हाँ 1, तो a बटा जेड प्लस b बटा जेड प्लस 1, और b का वैल्यू देखो क्या निकला है? 1, तो 1 बटा जेड प्लस 1, फिर क्या है? प्लस c बटा, लेकिन c का वैल्यू क्या है? -4, तो इसको बना देंगे हम -4 बटा 2z प्लस 1। इसका वैल्यू निकल गया। तो अब बताओ क्या i का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? क्या i का वैल्यू निकलेगा? बोलो, तो बोलो अब बताओ समीकरण फर्स्ट से कि सेकेंड से? सेकेंड से। ठीक है, अब समीकरण 2 से, ठीक है, i बराबर क्या होगा? ठीक है, इंटीग्रेशन है 1/, इतना है, और 1/, उतना का वैल्यू देखो निकाल चुके हैं। कितना लिखोगे? 1 बटा जेड प्लस 1/z प्लस 1 प्लस -4 बटा 2z प्लस 1, यहाँ dz। आगे समझ में? चलो, बराबर यहाँ log ऑफ मोड z प्लस log ऑफ z प्लस 1 -4 इंटू log ऑफ 2z प्लस 1। लेकिन देखो यहाँ z में 2 से गुना है, तो z में 2 से गुना है तो 2 से भाग, और प्लस अगले स्टेप में 2 से ही कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यही आंसर होगा। आंसर अभी z का वैल्यू रखोगे, z का अपने मन से माने थे ना, z कितना था? e⁻x, तो इसको क्या लिखोगे? log ऑफ z प्लस log ऑफ e⁻x प्लस 1, यही होगा ना। ठीक है, -2 इंटू लॉग ऑफ 2e⁻x प्लस 1, यही होगा ना, प्लस c। लेकिन जरा गौर से देखो, पॉजिटिव संख्या है, पहले भी बताया था e⁻x प्लस 1, तो मोड का मतलब नहीं बनता है। इसमें भी बताओ बेस कितना है? e, तो x कहाँ आएगा? बता रहे हैं यहाँ, नजर है तुम्हारा वहाँ, e वाला x कहाँ आएगा? आगे आएगा। ठीक है, तो आगे आएगा तो बताओ ना क्या बन जाएगा? 10 का कौन? 10 का सेकेंड था ना, ई x आगे आ जाएगा, x log e का वैल्यू 1, ई बेस पर log e का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, प्लस ये हो गया log ऑफ e⁻x प्लस 1। देखो ब्रैकेट दे दिया क्योंकि क्वांटिटी पॉजिटिव होता है, माइनस नहीं, ऐसे ही रहने दो, 2 इंटू लॉग 2e⁻x प्लस 1 हो गया, प्लस c, यही आंसर। ठीक है, अच्छा ई कैसे किए, इसको डायरेक्ट कैसे किए उसका चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसमें डिटेल कैसे करते हैं, ABC निकालने के लिए डिटेल कैसे करते हैं बताओ? इस चीज को क्या लिखते हैं? 1 बटा जेड इंटू जेड प्लस 1 इंटू 2z प्लस 1, यही लिखते हैं, बराबर
अच्छा अभी बता रहे हैं क्या कि ABC हम डायरेक्ट कैसे निकाले, उसी की बात कर रहे हैं। तो इसको लेके चल रहे हैं, इतना लीक है, इसको कैसे लिखते हैं, LCM लेते हैं। तो LCM लेते तो Z इंटू जेड प्लस 1 इंटू 2Z प्लस 1 होता, ठीक वही होता। अच्छा इस चीज को फिर Z से भाग देते तो Z तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन, Z प्लस 1 इंटू, तो A इंटू जेड प्लस 1 इंटू 2Z प्लस 1 यही बचता, फिर प्लस प्लस और क्या बचता, B इंटू क्या होता, ये Z प्लस 1 कैंसिल होता था, बचता Z इंटू 2Z प्लस 1 यही बचता ना। अब प्लस कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, ठीक है नहीं उसको अभी रहने देता है। C इंटू क्या होता, Z इंटू जेड प्लस 1, अगले स्टेप में बताओ ये वाला इससे कैंसिल हो जाता, तब बचता कितना 1 इक्वल टू A इंटू जेड प्लस 1 इंटू 2Z प्लस 1 प्लस B इंटू जेड इंटू 2Z प्लस 1 प्लस C इंटू जेड प्लस 1। अब देखो बताया था क्या बोले थे हम बोले थे A निकालना है, तो Z के हर वैल्यू के लिए LHS और RHS बराबर है, लेकिन वह वैल्यू रखना Z का जिसके लिए A निकल जाए। A कब निकल पाएगा, जब B वाला चीज और C वाला चीज क्या हो जाए, गायब हो जाए, बताए थे। अब B वाला चीज और C वाला चीज गायब कब होगा, जब वह फैक्टर जो दोनों में है वो वैल्यू 0 हो। तो देखो Z दोनों में है कि नहीं, तो जिस समय Z 0 होगा, Z 0 कब होगा, जब Z 0 होगा, ठीक है। तो जिस समय Z 0 होगा, अब देखो Z क्या है, A के नीचे में है क्या, वही है ना। तो जिस समय Z 0 होगा उस समय जब वैल्यू Z का वैल्यू 0 रखोगे तो A निकलेगा। तो यहाँ बोले थे कि पुट Z इक्वल टू कितना 0 कौन वाला है, देखो यही Z को 0 रखोगे तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 बराबर आएगा A इंटू 0 प्लस 1 जो भी है। अच्छा सबसे पहले देखो अभी Z हम 0 नहीं रख रहे हैं, अभी बस इतना Z प्लस 1 बटा 2Z प्लस 1। अब बाकी आगे का वैल्यू क्या आएगा 0 तब बताओ यहाँ से A का वैल्यू क्या निकलेगा, बोलो A का वैल्यू क्या निकलेगा। अरे गुना में ये चीज है, ये वाला चीज तो इधर आ क्या, ये 0 तो खत्म हो गया ना। अभी बस हम A का वैल्यू पूछ रहे हैं Z के रूप में, तो कितना होगा 1 बटा Z प्लस 1 इंटू 2Z प्लस 1। A का वैल्यू इतना ही आएगा, लेकिन बोल रहे हैं कि Z का वैल्यू क्या रखोगे 0। तो वही तो बोल रहे हैं कि जब Z क्या हो 0 हो उस समय इसका वैल्यू जो होगा वही A देगा। और वही बात लिखे हैं कि नहीं, देखो तो जरा गौर से, हम बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू निकालो कहां पर, जिस समय Z क्या हो 0। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और वैसे ही B और C निकालने के लिए, जैसे B कैसे निकलेगा बताओ, इसी रिलेशन में B कैसे निकलेगा, जब कौन हो A वाला और C वाला गायब हो जाए। तो A और C गायब कब होगा, जब A और C वाले चीज में देखो ये दोनों में है क्या Z प्लस 1। तो जिस समय Z प्लस 1 0 होगा उस समय A वाला और C वाला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब देखो Z प्लस 1 B के बटा में है क्या, तो वही तो बोल रहे हैं कि B का वैल्यू उसी प्रकार से B का वैल्यू क्या होगा, B जो होगा वो वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, किसका 1 बटा, देखो किसको गायब किए थे निकालने के लिए Z को, तब B निकालने के लिए किसको गायब करोगे Z प्लस 1 को, तो बचेगा क्या Z इंटू 2Z प्लस 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कब, जब Z का वैल्यू Z प्लस 1 का वैल्यू क्या हो 0, यानी कि Z का वैल्यू माइनस हो। अब तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, किराना दुकान। एग्जाम्पल का 5 देखो क्या है, x dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना है। तो सबसे पहले तो एक चीज ये सोचो कि क्या नीचे जो है वो क्या है क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक। तब पहले सोचो एक्स स्क्वायर को अगर तुम जेड मान लो, ये एक्स स्क्वायर को अगर जेड मान लो तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x dx आएगा। और यहाँ देखो है क्या x है, तो अपने मन से तुम क्या कर लो, सबसे पहले 2x dx लगा लो, उसके बाद सब्सटीट्यूशन करना, बटा में 1/2 कर लो। नहीं आया समझ में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है कि दिक्कत है, क्यों किए, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम क्या मानेंगे जेड मानेंगे, तो 2x dx का वैल्यू क्या होगा dz होगा। एक्स स्क्वायर को जब जेड मानोगे तो डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x dx का वैल्यू क्या होगा dz। तब पहले से हम 2 लगा दिए, क्या दिक्कत है उससे। तब बताओ जेड में बदलो, इसको क्या लिखेंगे dz, और नीचे क्या होगा
जेड माइनस ए स्क्वायर गुना जेड माइनस बी स्क्वायर। क्या माने हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या माने हैं? एक्स स्क्वायर को जेड माने हैं। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, अब डायरेक्ट लिख दिया, सही है। अब बताइए ए स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है ना, अब बी स्क्वायर भी क्या है? कांस्टेंट ही है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड पे ऊपर वाले लिख लेना। कैसे लिख सकते हो बताओ? 1/2 क्या लिख दे ऊपर? ऊपर लिख दें 1 माइनस ए स्क्वायर पहला चीज, और माइनस ऑफ जेड माइनस बी स्क्वायर। नहीं समझ में? अरे पहले बी स्क्वायर को लिख लो, क्या दिक्कत है? इसको ए स्क्वायर बोलो, क्या बचेगा ऊपर? जेड से जेड तो कट जाएगा, आई माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर, तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया, कांस्टेंट है वो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर है, ऊपर तो 1 है, तो तुम क्या करो, भाग दे दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, मेंटेन रहेगा। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस है। आगे समझ में कि नहीं आया? ये दिक्कत है? ठीक है, बटा जेड माइनस ए स्क्वायर गुना जेड माइनस बी स्क्वायर है, हाँ डी जेड। आगे अब अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन में बदल, लॉग में आंसर आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कर लो। एग्जाम्पल का था, बना लेना, एग्जाम्पल देख के मिटा दे इसको। देखो एग्जाम्पल का 8 क्या है? ऊपर है dx, नीचे है x इंटू 10 प्लस 7 log x प्लस log x का होल स्क्वायर। बोलो ये 1/x दिखा तुमको कि नहीं दिखा? अब 1/x किसका डेरिवेटिव होता है? log x का। और log x इसमें है नहीं है डिनोमिनेटर में? बोले तो log जब भी डिनोमिनेटर में आएगा तो उसको कुछ मान लेना। तो बोलो log x को अगर तुम कुछ मानोगे, तो log x को अगर मानोगे तो सबसे पहले बन जाएगा 10 प्लस 7 जेड मान लिए हैं, अब प्लस ही कितना हो जाएगा? जेड का स्क्वायर। जेड माने हो किसको? log x को, तो उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/x dx, और 1/x dx है कि ना, तो वो किस में बदल जाएगा? dz में। नहीं आया समझ में? अरे किसको माने हैं? log x बराबर जेड माने हैं, तब ऐसा आया है। आया। और अभी देखो क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है क्या? जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 10 का गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा? जेड प्लस 2 गुना जेड प्लस 5, इतना आ जाएगा। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? और ऊपर क्या है? dz। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन बदल लो, या फिर डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल मेथड लगा दो। तो बोलो बड़ा कौन है? जेड प्लस 5। तो जेड प्लस 5 में तुम जेड प्लस 2 घटा दो, तो घटाओगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। जबकि ऊपर लाना कितना है? 1 लाना है। कोई बात नहीं, 1/3 कर दो, मेंटेन रहेगा। अब फिर यहाँ हो गया जेड प्लस 2 इंटू जेड प्लस 5। अलग अलग फ्रैक्शन में बदलो, 1/3 कितना होगा? 1/जेड प्लस 2, फिर माइनस 1/जेड प्लस 5 आई डी जेड। अब इंटीग्रेशन निकालो, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन का साइन दोगे ना? इंटीग्रेशन, ठीक है। सही है कि गलत? हाँ छूट गए, ये डी जेड लिख दो। बोलो क्या लिखे इसको? 1/3 log ऑफ, अच्छा ये हो जाएगा जेड प्लस 2 माइनस log ऑफ जेड प्लस 5 प्लस सी। तो यहाँ से लिख दोगे इसको 1/3 log ऑफ जेड प्लस 2 बाई जेड प्लस 5 यहाँ सी। अब जेड का वैल्यू रख दो, तो 1/3 log ऑफ log x प्लस 2 बटा log x प्लस 5 प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। 6 कैसे बनाओगे बता दो? ऊपर है sec स्क्वायर x dx, और नीचे है 2 प्लस tan x गुना है 3 प्लस tan x। बोलो किसको माने? देखो tan x को अगर z मानोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x dx नहीं होगा? तो इसको बताओ, सबसे पहले आई मान लो। क्या मान ले? बोलो tan x को z मानोगे तो 2 प्लस जेड, आई कितना हो जाएगा? 3 प्लस जेड, और ऊपर डी जेड। अब पार्शियल फ्रैक्शन में हीट एंड ट्रायल मेथड